दोस्तों, आप देख रहे हैं शुभंकर कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, राहुल गांधी जो भी बात कहते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं और कोई भी बात उनकी गलत नहीं होती है और 100 बात में से 100 बात सही होती है। दोस्तों, कुछ महीना पहले ही राहुल गांधी ने कहा है कि एक ऐसा भी दिन आएगा जब मोदी को खुद कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, यानी उनको सत्ता से बिना हराए बिना भी कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। और दोस्तों, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हो रही है। और कल संघ प्रमुख यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत थे, उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को 75 साल की उम्र होने के बाद कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी संस्था पर हो। और दोस्तों, ये करारा तमाचा और करारा प्रहार मोदी पर किया गया है, क्योंकि जब तो 2014 में मोदी पहली बार सत्ता में आए थे जीतकर, यानी एनडीए की वापसी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई थी बीजेपी की, तब मोदी ने ही ये नियम लगाया था। उनका ही कहना था कि कोई भी नेता हमारे पार्टी का अगर 75 साल का होगा तो राजनीतिक से संन्यास ले लेगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, 17 सितंबर 2025 को फाइनली मोदी 75 साल के होने वाले हैं और इसी पे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उनका इस्तीफा मांगा है। जायज़ है कि अगर ये नियम सबके लिए लागू होता है तो आपके लिए भी लागू होगा, क्योंकि आप अलग से नहीं आए हैं, आप भी इसी धरती पर पैदा हुए हैं। जैसे मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, मतलब तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता थे जिन्होंने 30 साल 40 साल 50 साल तक पार्टी की सेवा की थी और पार्टी को बनाया था, उनको अचानक से 6 महीना या साल भर के अंदर सारे नेताओं को रिटायरमेंट करा दिया गया। कुछ लोगों को जबरदस्ती इस्तीफा दिला दिया गया और आडवाणी को तो टिकट भी नहीं दिया गया। तो उसी पे दोस्तों कहा है कि ये नियम अगर दूसरे के लिए लागू होता है तो आपके लिए भी लागू होता है। और दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है उसको सजा भी वैसा मिलती है और जैसा भी कर्म करता है फल वैसा ही मिलता है। तो अब लग रहा है कि जो मोदी का टाइम है अब खत्म होने वाला है, क्योंकि उनके खुद पार्टी के अंदर से जो आरएसएस है वो बीजेपी का दाहिना हाथ माना जाता है। और आज भारतीय जनता पार्टी अगर बीजेपी बड़ी हुई है तो उसमें आरएसएस का भी हाथ है। और ये करारा प्रहार सिर्फ और सिर्फ मोदी पे है कि 75 साल उनका कंप्लीट होने वाला है। और राहुल गांधी, अब आरएसएस को पता है कि मोदी के चेहरे से चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं और किसी भी चुनाव में उनके चेहरे पर, खासतौर पर राज्य स्तरीय चुनाव में, तो जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि यूपी के लोकसभा में सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और बीजेपी को काफ़ी उसमें सेटबैक हुआ। और लोकसभा 2024 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने मोदी को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया था। जो उनका सपना था 400 का, और बिल्कुल ध्वस्त करके रख दिया था। इसमें सबसे बड़ा रोल किसी प्रदेश का था तो यूपी का था, क्योंकि यूपी में 2024 लोकसभा से पहले बीजेपी की 64 सीटें थी और सिर्फ 33 हो गई। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर यूपी में उनको फिर से वो दोबारा सीटें हासिल हो जाती तो शायद उनका बहुमत आराम से क्रॉस हो जाता और वो 300 का टच कर पाते। लेकिन राहुल गांधी जननायक, सबसे लोकप्रिय नेता और यूपी के सबसे लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान के सबसे सपा के मुखिया हेड अखिलेश यादव की जोड़ी ने तहलका मचा दिया था। तभी से आरएसएस ने यह मन बना लिया है कि अब मोदी मैजिक था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जो देश की जनता है, अब जनता जाग चुकी है, यानी जनता बदलाव चाहती है। अब कोई भी कितना भी पखंड रच लो, कितना भी हिंदू मुस्लिम कर लो, लेकिन उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जनता को रोजगार चाहिए। और आप रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़िए, शिक्षा के मुद्दे पे चुनाव लड़िए। जो जनता के बेसिक जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उस पर चुनाव लड़ के देखिए। और इसी मुद्दे को उठाया था राहुल गांधी ने अखिलेश यादव की ये ब्लॉकबस्टर जोड़ी, जो कि काफ़ी हिट हुई थी 2024 में लोकसभा में, खासतौर पर यूपी में। और वही जोड़ी 2027 में आने वाली है। तो आरएसएस प्रमुख या जितने भी बीजेपी दिग्गज के नेता हैं उनको मालूम है कि अगर मोदी के चेहरे पे फिर से 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा तो शायद बीजेपी का विधानसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ होने वाला है। उससे पहले 2027 चुनाव से पहले 2025 में ही हो सकता है दोस्तों कि आप हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर दूसरा आपको देखने को मिले, क्योंकि 2029 में तो हारना तय है, वो तो फिक्स है, उसको कोई नहीं झुटला सकता है, ना ही इलेक्शन कमीशन जिता सकता है और ना ही आपको ईवीएम जिता सकती है। लेकिन अभी आरएसएस चाहता है कि एक नए चेहरे, एक फ्रेश चेहरे को लाया जाए, ताकि लोगों में नाराजगी है, लोगों में जो सरकार को हटाना चाहते हैं, जो आक्रोश है, जो विरोध है, वो थोड़ा कम है। अब देखते हैं 17 सितंबर 2025 को क्या मोदी रिटायर होंगे, क्या वो इस्तीफा देंगे, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी को रिटायर किया
किया गया। आपके लाल कृष्ण आडवाणी को, सुमित्रा महाजन को, मतलब यशवंत सिन्हा को, इतना नाम है दोस्तों कि अगर हम गिनाने लगे तो कम से कम 50 बड़े नेता इस लिस्ट में आएंगे। और थोड़े छोटे नेता और नॉर्मल नेता को तो बात ही छोड़ दी। इसमें कम से कम अगर देखा जाए 2014 से लेकर 2024 तक यानी 75 प्लस सीटें जिनको रिटायर कर दिया गया, तो कम से कम ऐसे नेता होंगे 200 प्लस नेता होंगे जिनको 75 साल के बाद रिटायर कर दिया गया। तो फाइनली दोस्तों मोदी भी 75 साल के होने वाले हैं। और राहुल गांधी जब भी किसी मुद्दे पर भविष्यवाणी किए हैं आज तक गलत नहीं हुआ है, और ये उनका भविष्यवाणी दोस्तों बिल्कुल सच साबित होने वाला है। और राहुल गांधी ने कहा था कि 2029 लोकसभा के पहले मोदी खुद से कुर्सी छोड़ देंगे। आप भरोसा रखिए, क्योंकि वो जननायक है और इस देश के सबसे लोकप्रिय जननायक है और नेता विपक्ष भी है और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। और आने वाले 4 साल में आप देखिएगा 2029 तक हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय नेता और सबसे बड़े जननायक, अभी तो जननायक बन चुके हैं, यानी सबसे बड़े नेता बनकर उभरेंगे राहुल गांधी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले मोदी भी चाहते हैं कि रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी से अगर सामना हुआ 2029 लोकसभा चुनाव में तो वहां पे बहुत भारी बेइज्जती भी होने वाली है। क्योंकि बनारस में दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं 1.5 लाख वोटों से मोदी जीते हैं, सिर्फ 1.5 लाख वोटों से, वो भी ईवीएम के गड़बड़ी से ही जीते होंगे। अन्यथा वो 4-5 राउंड में तो जो अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो पीछे चल रहे थे। और बहुत बड़ा अगर ईवीएम से खेल नहीं हुआ होता, इस पे सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पे एक टिप्पणी दिया था और उन्होंने बताया था कि मोदी बनारस से चुनाव हार गए थे, लेकिन आखिरी मौके पर जो आखिरी राउंड की गिनती थी, 3-4 राउंड की गिनती थी, उसमें खेला किया गया और उसमें ईवीएम से पलट दिया गया। अन्यथा बनारस से वो हार जाते। और हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार होता कि कोई प्रधानमंत्री अपने कुर्सी पर बना है, यानी प्रधानमंत्री का शपथ ले लिया हो, उसके बावजूद वो खुद का सीट नहीं जीत पाया। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होता, लेकिन ईवीएम ने बचा लिया है। लेकिन 2029 में उनको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि वहाँ की जो वाराणसी की जनता है दोस्तों, बनारस की जनता है, वो तो उन्होंने मुंड बना ही लिया था उनको बदलने का। लेकिन थोड़ा सिस्टम खेल कर गया, पुलिस प्रशासन से लेकर ईवीएम से लेकर सबने एक गेम किया, तब जाके वहाँ से जीते। और यही हाल राजनाथ सिंह का भी था, लखनऊ से वो जीतने वाले नहीं थे और सिर्फ 14,000 वोट से जीते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी भी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, लेकिन उनको भी मशीनी खेल द्वारा बचाया गया और जिताया गया, ऐसा कहा जा सकता है कि वो भी जीतने वाले नहीं थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दोस्तों 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका क्या हश्र होने वाला है। एक अमित शाह को छोड़ दिया जाए तो सब अपनी सीट हार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उससे पहले चाहता है आरएसएस, ये मुंड बना लिया है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 75 पार होने के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो भी 75 साल का होता है बीजेपी में पिछले 10-11 साल में सब ने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले दिन में राजनीति काफ़ी रोचक होने वाली है, खासतौर पर मिस्टर मोदी को लेकर ये जो खबरें चल रही है, इस पर काफ़ी बवाल होने वाला है। क्योंकि 75 साल अगर दूसरे के लिए लागू होता है तो अगर आप कोई भी नियम बनाते हैं तो आप कोई भी नियम बनाते हैं अगर आप, तो आप पे लागू होता है तो दूसरे पे लागू होता है, तो आप पे भी लागू होना चाहिए, क्योंकि यही तो नियम बोलता है। और यही जो भारतीय संविधान है वो भी यही जो अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें यही लिखा है कि कोई भी नियम और कोई भी कानून बनेगा तो सबके लिए बराबर होगा। तो देखते हैं दोस्तों आने वाला दिन में जो ये मोहन भागवत का बयान है इसमें कितना दम है, ये तो आने वाले दिन में पता चलने वाला है। 17 सितंबर 2025 कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और मोहन भागवत भी 75 साल के होने वाले हैं, तो शायद वो भी रिटायर हो जाएंगे और वो भी आरएसएस के जो अध्यक्ष पद पर हैं, इतने लंबे समय से हैं, कम से कम 25-30 साल से है, तो शायद उनका भी कार्यकाल ख़त्म होने वाला है। अगर वो उन्होंने कटाक्ष किया है प्रधानमंत्री पर तो खुद पे उन पे भी लागू होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, अपने पदों से हट जाते हैं, तो शायद वो भी हट सकते हैं, क्योंकि वो तो कोई एक संगठन के अध्यक्ष है और ये तो पूरे देश के मालिक है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले दिन में क्या होता है। बट आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको ऐसे ही खबर लगातार मिलते रहेगी। देश के किसी भी मुद्दे पर राजनीति से जुड़ी हुई हर खबर आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का जो घंटी होता है उसको भी ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें अपलोड करें
तो शायद आपके समक्ष वो सबसे पहले जाएगा और आपको देखने में भी आसानी होगी। तो चैनल पे बने रहिए और जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करा दीजिए, क्योंकि उसमें भी 150 सब्सक्राइबर बचे हैं। 170 सब्सक्राइबर कम है 1000 में होने वाले हैं। तो आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं पिछले 1-1.5 महीने में, तो आप जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद।